गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित आप लोगों का आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल वजह से जो भारत में यूरोपियों का आगमन था वो बीच में ही इंटरप्ट हो गया, टूट गया। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। अभी ये मेरी शुरुआत है, इसीलिए मेरे पास उतने सारे साधन तो नहीं हैं, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आप लोगों से एक ही आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे पहले वाले वीडियो में कि भारत में यूरोपियों का जो आगमन होता है, उस यूरोपियों के आगमन के समय में जो पुर्तगाल की स्थिति है किस तरह धीरे धीरे बद से बदतर होती चली जाती है और 1661 ईस्वी तक क्या बचता है पुर्तगाल के पास। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उस रिक्वेस्ट को प्लीज़ फॉलो कीजिए। यहाँ से चलिए, 1661 ईस्वी तक गुजरात के पुर्तगाल के पास क्या बच गया था? केवल गोवा, दमन और दीप ही पुर्तगाल के अधिकार में थे। देखिए यहाँ पे 1661 ईस्वी तक गोवा, दमन और दीप, ये तीन जगह, ये गोवा, दमन और दीप, ये तीन ही जगह जो थी 1600 ईस्वी तक किसके पास बचे रह गए थे? तो पुर्तगालियों के पास बचे रह गए थे। 1595 ईस्वी तक पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर एकाधिकार बना रहा और धीरे धीरे क्या होता है, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश ये सारे आ जाते हैं और धीरे धीरे पुर्तगाली अपना साइड पकड़ने लगता है। धीरे धीरे इंडिया और पूर्व की तरफ देखना वो बंद कर देता है, पूर्व की तरफ देखना बंद कर देता है। लेकिन एक समय था जब पुर्तगालियों को हिंद महासागर या समुद्र पर इतना ज़्यादा अधिकार हो गया था, इतना ज़्यादा पावर हो गई थी कि वो अपने आप को क्या कहता था, वो अपने आप को, देखिए पुर्तगाली अपने आप को क्या कहता था, पुर्तगाली अपने आप को सागर स्वामी कहता था। हिंद महासागर, अरब सागर, ये पूरा सागर जो थी उसके अधीन थी, इसीलिए अपने आप को क्या कहता था, सागर स्वामी कहता था, सागर स्वामी कहता था या एस्तादो द इंडिया कहता था। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाली और अकबर के बीच में क्या संबंध है। जिस समय पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए और 1500 उनका जो फर्स्ट जो वाइसराय आया था 1505 ईस्वी में, ठीक है, उस समय 1556 के बाद अकबर आते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद। तो उस समय तक तो मुग़ल साम्राज्य भारत में विद्यमान था, लेकिन जब आज अकबर मजबूत होते हैं और इधर पुर्तगाली भी धीरे धीरे अपने आप को पश्चिम के क्षेत्र से आते आते, पश्चिम में देखिए यहाँ सेंटर में इस एरिया में क्या है, इस एरिया में अकबर का साम्राज्य है। इधर भी अकबर का ही मुग़ल साम्राज्य भी इधर ही है, साउथ में भी मुग़ल साम्राज्य ही चल रहा है। लेकिन क्या हो जा रही है कि ये इस एरिया में अपना विकास कर रहा है, पुर्तगाल जो है अपना व्यापार का विकास कर रहा है, अपनी व्यापारिक कोठी खोल रहा है, अपने फोर्ट बना रहा है, ये सारे काम वो दक्षिण की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो अकबर से सामना होता है पुर्तगालियों का, कब होता है? तो अकबर और पुर्तगालियों का सामना व्यापारी के तौर पर जो होती है वो 1572 ईस्वी में कैम्बे के दौरे के लिए अकबर जाते हैं। उस समय पुर्तगाली व्यापारी से वो मिलते हैं और पुर्तगाली व्यापारी से मिलते हैं, कुछ पुर्तगाली पादरी से भी मिलते हैं। उस समय अकबर, आपको पता ही होगा, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म जो सब धर्मों का एक संगम था वो चलाया था। तो उस समय उन्हें पुर्तगाली पादरी को सुनने का भी मौका मिला। तो जो पादरी थे, पुर्तगाली पादरी थे, उनका नाम क्या था? फादर जूलियन परेरा। फादर जूलियन परेरा से अकबर ने ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, कुछ समय ऐसा लगा था कि अकबर या उसका जो पुत्र है जहांगीर सलीम, वो ईसाई धर्म अपना लेंगे, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए अब आगे, पुर्तगालियों का व्यापार, कोई वस्तु नहीं, पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। देखिए बेचारा कितना छोटा है, मैप में अगर हम देखें पुर्तगाल बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पुर्तगाल है, स्पेन के पास, स्पेन का पड़ोसी पुर्तगाल है जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर है, बहुत ही छोटा है। तो उसके पास देने के लिए
वस्तु विनिमय सिस्टम हुआ करती थी, उस समय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय सिस्टम हुआ करती थी। तो पुर्तगालियों के पास देने के लिए उस समय कुछ भी नहीं था, ठीक है। किसको दे करके वो व्यापार करे, तो क्या काम करता था, किसी एक कंट्री से कुछ सामान लिया और फिर वो दूसरे कंट्री में जा कर के दिया। तो उसने देखा कि यूरोप के कंट्री में, यूरोप के जो देश हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और ये पूर्व के देश को किस चीज़ की आवश्यकता है। यही काम पुर्तगालियों ने किया। तो उन्होंने क्या किया कि पूर्व के कुछ देशों से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनके लिए वो फेमस थी, उठा करके वो पश्चिम के देशों में देता था और पश्चिम से चीज़ों को उठा करके पूर्व के देशों में देता था, जिससे वो बहुत मुनाफा कमाते थे। और धीरे धीरे ये व्यापारिक तौर से क्या बन गए, राजनीतिक में भी इंटर करने लगे थे। तो देखिए यहाँ से पुर्तगालियों का व्यापार, पुर्तगालियों के पास कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसीलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए पश्चिम से क्या करना शुरू कर दिया, सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाना शुरू कर दिया था। ये जो पश्चिम के देश थे, पश्चिम के देशों से सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न, पश्चिम के देश से सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाने लगे और यहाँ पे जो पूर्व के देश थे उनको देने लगे। अब बदले में क्या लेते थे, तो देखिए बदले में क्या लेते थे, मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च निर्यात होता था। सबसे ज़्यादा, आपको ये याद रखने वाली बात है कि मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की निर्यात होती है, तो काली मिर्च की निर्यात होती है। मालाबार से ही अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि का भी निर्यात होता था। अब देखिए पश्चिमी भारत से किस चीज़ का निर्यात करते थे, तो पश्चिम भारत से टाफ्टा, टाफ्टा जो होता है एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, और चींट्स, ये सारे चींट्स भी कपड़ा ही होता है जो पश्चिम भारत से निर्यात करते थे। अब ये पश्चिम भारत कहाँ पे, तो देखिए ये इस एरिया में चींट्स और टाफ्टा के कपड़े ले जाता था, जहाँ ये जो एरिया थी इसके लिए फेमस हुआ करता था, ठीक है। बंगाल से जटामासी जूट ले जाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग और कस्तूरी। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब देखिए यहाँ से ये वाला जो एरिया है, ये छोटा वाला वियतनाम, ये सब जो एरिया है इसमें से क्या लेते थे, लाख, लौंग और कस्तूरी लेते थे। ध्यान से देखेंगे तो देखिए, एक मिनट ध्यान से, आपको 2 मिनट के लिए दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको देखिए और एक बार इसमें आपको देख लीजिए, आपको आइडिया लगे। आपसे सजेशन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए तो कुछ क्लियर और होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रूर 1 या 2 बार ज़रूर देखिए, 2-3 बार देखने से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी तो ये परीक्षाओं में हेल्प करेगा आपको। देखिए फ्लोरेंस जर्मनी और इंग्लैंड से क्या लेते थे, गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा और सिंदूर। ये सब कहाँ लाते थे, भारत लाते थे। तो भारत में क्या क्या लाते थे, गुलाब जल लाते थे, मूंगा लाते थे, तांबा लाते थे और पारा लाते थे। ढले हुए सिक्के भी प्राप्त हुए, ढले हुए सिक्के भी वो लाते थे। कहाँ पे, कहाँ पे, तो कोचीन और गोवा बंदरगाह पे लाते थे। अब पुर्तगालियों की क्या देन है, भारत के में क्या देन है पुर्तगालियों की, तो ध्यान दीजिएगा। जो गोथित स्थापत्य कला है वो पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू की खेती, जहाज़ का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो ये हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़े कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, उसके बारे में पढ़े। पुर्तगाली के वाइसराय कौन थे, ये एक विवरण पढ़ें। अब हम आगे देखेंगे कि भारत में जो दूसरे यूरोपीय में अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी ये कैसे आए, और फिर उनका एक साथ विश्लेषण करेंगे कि उन्होंने भारत के किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव डाला। जैसे कि अभी इसमें अपने आप देख रहे हैं, पुर्तगालियों के द्वारा जो विजित प्रदेश थे ये थे, ठीक है। और विश्व में अगर हम देखें विश्व मैप पे, तो ये जो फारस की हॉर्मुज़ की खाड़ी है वहाँ पे उनका अधिकार हो गया था। उनका अधिकार हिंद महासागर पे हो गया था। वो कोटे सिस्टम दे रहे थे, पूरा हिंद महासागर, अरब सागर, जिसमें जो भी जाता था। इवन अकबर के समय की बात है कि अकबर को भी अगर इस क्षेत्र में जहाज़ भेजना होता
हिंद महासागर के क्षेत्र में जहाज भेजना होता तो पुर्तगालियों से पहले परमिशन लेनी पड़ती। इस तरह उनका जो था वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो गए थे। धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए प्रोत्साहित कीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगले